हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि एक मेजर चैलेंज जो आप लोगों के सामने इस वक्त होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को लेके। ये नहीं कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने कैसे हैं, उनके बारे में तो हम ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अपने उन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को सेल्फ इवेल्युएट कैसे करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के बिगनिंग में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज इस वक्त उन्हें एक फीजिबल ऑप्शन नहीं लगता, क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। तो टेस्ट सीरीज लेकर भी क्या करेंगे। तो आपके लिए कि आप हर एक चैप्टर को जो जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हो, जब फेज 2 के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, हर आंसर को लिख सको और उस आंसर को इवेल्युएट कर सको। उसके लिए आज ये डेडिकेटेड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे आप खुद से इवेल्युएट कर सकते हो कि आपने एक अच्छा आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, क्या आपका कंटेंट अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, टू मेक श्योर कि आप जो फेज 2 की तैयारी फेज 1 के साथ साथ कर रहे हो वो एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हो। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। बट बिफोर आई डू दैट, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि इस एग्जाम में फेज 2 की क्या कट ऑफ रहती है, फेज 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, एंड नॉट जस्ट दिस, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन को जानना, उसके बाद में क्या हमारा फेज 1 होता है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नबार्ड से रिलेटेड ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको ये हमारी इस गाइड बुक में मिल जाएगी, और इस गाइड बुक का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक अच्छा आंसर दिखता कैसा है। ठीक है, जब भी आप अपने आंसर को मैच करो ना, आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। ठीक है, सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ 5-6 पॉइंट्स, आप उनको लिख लो और अपने हर एक आंसर को इवेल्युएट करते वक्त आप ये देखना कि क्या ये हर एक बॉक्स टिक हो रहा है। अगर तो हो रहा है देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और अगर आप किसी पॉइंट पर मिस आउट कर रहे हो, कोई चीज आपके आंसर में मिसिंग है, तो यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट। ठीक है, तो हम ये एक यार्ड स्टिक लेकर चलेंगे और अब हम देखेंगे कि वो 5-6 पॉइंट्स क्या होते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ये देखते वक्त कि आपका आंसर एक गुड आंसर की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कि आपका जो फॉर्मेट है ना वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब ये वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या होता है। वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको 2 से 3 लाइंस लिखनी है। ठीक है, और डोंट वरी अबाउट इट, ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको ओरली ज्ञान दे रही हूँ कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं। इस वीडियो में हम आगे एक अच्छे आंसर को देखेंगे भी कि एक अच्छा आंसर किस तरीके का दिखता है, तो उसको आप एक मॉडल आंसर की तरह या एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 से 3 लाइन के अंदर अपना जो आंसर है उसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, और ये लाइंस जो हैं ये इन जैसे कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी वर्ड लिमिट जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो ये 4 to 5 लाइंस भी जा सकते हैं। नो हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब ये इंट्रोडक्शन किन टर्म्स पे होता है। इंट्रोडक्शन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स क्या हैं इन इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के अंदर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर वो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो आपका इंट्रोडक्शन होगा ना, उसके अंदर जिस फर्स्ट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लेन करना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है वो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। जो भी आपके क्वेश्चन की मेन थीम है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें या उससे रिलेटेड कोई डेटा प्रेजेंट कर सकें, तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको जो की टर्म्स हैं वो डिफाइन करनी है, जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उस कंटेक्स्ट को सेट करना है। ठीक है, उस कंटेक्स्ट के बारे में बात करनी शुरू करनी है। ठीक है, उसके बाद में कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन की थीम है ना डायरेक्टली उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, और अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी वेग या फिलोसफिकल आपको स्टार्ट यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि नबार्ड के अंदर जो फेज 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर वेरी डायरेक्ट इन नेचर। ठीक है, ये कोई एथिक्स का पेपर या आप में से बहुत से लोग जो यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, तो ये कोई जीएस 4 का पेपर नहीं है जहाँ पर हमें एक बहुत ही फिलोसफिकल सा या बहुत ही वेग सी कोई स्टार्ट देनी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत ही
टेक्निकल शायद मैं एक शब्द यूज़ करूँगी यहाँ पर, कितना सही है मैं नहीं जानती, लेकिन आपको जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको डिफाइन करते हुए अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करना है। कोई फिलोसफिकल या कोई कोट्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही सीधे क्वेश्चंस हमसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो आप किसी फिलोसफिकल कोट से या इस तरीके से किसी चीज़ से स्टार्ट मत कीजिए, उसको आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे बॉडी की, कि जो मेन बॉडी है, इंट्रोडक्शन के बाद जब हम बॉडी पे आएंगे तो उसके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे पहली चीज़ होगी द कोर ऑफ योर आंसर। जो मेन चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है ना, अब हम उसको आंसर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इट शुड बी डिवाइडेड इनटू क्लियर एंड लॉजिकल हेडिंग्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़, एक और डाउट बच्चों का होता है कि मैम हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखें या हम पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखें। आप लिख किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस आप दीजिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट को, बिकॉज प्रेजेंटेशन वाइज भी वो ज़्यादा बेटर रहता है, और उसके अलावा एक इवेल्युएटर के लिए उसको रीड कर पाना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू अ पैराग्राफ फॉर्म क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि जो भी पॉइंट्स आप दे रहे हैं वो आप एक पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखें। ठीक है, चाहे तो उन पॉइंट्स को आप फर्दर एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन हर एक जो पॉइंट है उसको मतलब 1 2 3 इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, एक और यहाँ पर मैं आपको टिप देती हूँ, कभी भी अपने पॉइंट्स को ना इस तरीके से डॉट्स में मत लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डॉट्स का यूज़ किया है ना, इस तरीके से आप अपने आंसर्स में मत लिखिएगा, वहाँ पे 1 2 3 ऐसे ही लिखिएगा, बिकॉज इसके थ्रू जो इवेल्युएटर है ना उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, डॉट्स को गिन पाना, डॉट्स को ध्यान में रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उनका काम थोड़ा आसान कर देते हैं। जितना ज़्यादा आप इवेल्युएटर का काम आसान करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक यार्ड स्टिक है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो 1 2 3 इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स लिखिए, रादर देन ऐसे डॉट डॉट्स वाले पॉइंट बनाने की बजाय। ठीक है, उसके बाद में आपको बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं, या उन्हीं बुलेट पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ्स पे एक्सप्लेन करना है। अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको एक आंसर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि ये सारी चीज़ों को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो यही है कि आपको अपने आंसर के अंदर डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स ये सब बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने हैं, क्योंकि ये कोई बोर्ड का आंसर नहीं है, ये कोई स्कूल का आंसर नहीं है जिसे आप एक जेनरिक वे में लिख के आ गए कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चैलेंजेस हैं। नहीं, अगर आप ऐसे लिखेंगे ये एक ऑफिसर लाइक फीलिंग नहीं दे रहा है। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर इन सच अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, so you have to make sure that every argument that you are presenting in your answer, it should be backed by justifications, it should be backed by data and facts। ठीक है, आप कोई भी वेग स्टेटमेंट वहां लिखने से बचिए कि सिर्फ बोलने के लिए आपने वो बात बोल दी। वहां पर आपके पास उस बात को कहने का एक आधार भी होना चाहिए, एक फैक्ट होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल्स ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपने इंश्योर करना है कि आपका जो आंसर है वो बैलेंस्ड है और उसके अंदर मल्टी डायमेंशनैलिटी है। अब बैलेंस और मल्टी डायमेंशनैलिटी के बीच में क्या पूछा जाता है, जैसे सपोज कीजिए हमसे चैलेंजेस पूछे गए, ठीक है, या वेयर वी कैन इम्प्रूव पूछा गया, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेगेटिव साइड्स बता रहे हो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, कि ये हो नहीं रहा है, ये नहीं हुआ है, यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी है। नो, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड आंसर। ये पॉइंट्स तो आपने लिखने ही लिखने क्योंकि ये चीज़ वहाँ पूछी गई है, लेकिन साथ में आपने बैलेंस करना है कि ये चीज़ हुई है और इसे हम फर्दर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये बैलेंस आप अपने सजेशंस देख के कर सकते हो, ये बैलेंस आप जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं और उनके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको लिख करके कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आती है मल्टी डायमेंशनैलिटी। मल्टी डायमेंशनैलिटी का मतलब है कि जो भी आप आंसर की थीम को एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछे गए कि एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो अब आपको एग्रो फॉरेस्ट्री के सिर्फ एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से नहीं बताने। मल्टी डायमेंशनैलिटी मतलब सोशल पर्सपेक्टिव से उसका क्या फ़ायदा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उसका क्या फ़ायदा है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से उसका क्या फ़ायदा है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये सारे डायमेंशंस को आपने ध्यान में रखते हुए, हर एक स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या फ़ायदा होगा, एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से क्या फ़ायदा होगा, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या फ़ायदा होगा, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, डिफरेंट डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए फिर आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है, फिर इस बॉडी को यहाँ पर आपने आंसर करना है। तो इस ये है मतलब बैलेंस और मल्टी डायमेंशनैलिटी का। ठीक है,
उसके बाद में आपको इंटरलिंकेजेस भी दिखाने हैं बिटवीन इश्यूज। ये आप बिटवीन इश्यूज भी देख सकते हो, और इसके अलावा आप बिटवीन द डिफरेंट पैराग्राफ्स या कह लीजिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर आंसर कह सकते हो। इंट्रोडक्शन से बॉडी तक आने में एक लिंकेज होनी चाहिए। बॉडी के जो डिफरेंट, जैसे अगर हमसे पूछे गए कि क्या बेनिफिट्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, और उसके बाद बताओ कि क्या चैलेंजेस हैं, तो आपने पहले बेनिफिट्स एक्सप्लेन किया, उसके बाद जब आप चैलेंजेस वाले पार्ट पर आओगे तो वहां पर भी एक इंटरलिंकेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट हमें अपने आंसर में करना है वो है कंक्लूजन। ठीक है। तो कंक्लूजन आपने 2-4 लाइनों में यहाँ पर करना है। उसके बाद में ये आपके आंसर को समराइज करना चाहिए। ठीक है। इसमें 2-3 बातें होती हैं, क्योंकि अगेन ये स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि किस तरीके से हम कंक्लूड करें। तो सबसे पहली बात, ये जो कंक्लूजन है इट शुड समराइज योर आंसर। ठीक है। जो पॉइंट्स आपने आंसर में एक्सप्लेन किया है, या जिस तरीके से आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करा है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है। अगर उसके बाद में आपने एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव जरूर यहाँ पर सजेस्ट करना है कि मूविंग फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को रेफर कर सकते हो, विजन डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे अमृतकाल हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है, विकसित भारत 2047 एक डॉक्यूमेंट है। तो इनसे अगर कोई आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है लुकिंग फॉरवर्ड का, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कंक्लूड करोगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। ठीक है। अभी और भी पॉइंट्स हैं जो एक अच्छे आंसर में होने चाहिए, लेकिन ये हमारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आंसर का। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लीज़ उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इन सबको जो है अपने सामने पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये सारे पॉइंट्स हैं या नहीं। ठीक है। कि आपने इंट्रोडक्शन दिया या नहीं दिया, क्या आपने की टर्म्स को एक्सप्लेन किया या नहीं किया, क्या आपने फैक्ट्स डेटा रिपोर्ट्स यूज़ करे या नहीं करे, क्या आपके आंसर में मल्टी डायमेंशनैलिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पहले पॉइंट के बारे में बात कि आपका फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। जो दूसरी जिस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है वो है क्लैरिटी एंड प्रिसिशन, कि आपकी आंसर की जो क्लैरिटी है, मतलब जब इवैल्यूएटर उस आंसर को पढ़ रहा है उसे समझ आना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है। वहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल, बहुत ज़्यादा फैंसी वोकैबुलरी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। आपने शशि थरूर नहीं बनना है वहाँ पे। ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट, सो यू हैव टू यूज वेरी सिंपल वोकैबुलरी हियर। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान में रखना होता है, मे बी बिकॉज ऑफ आर बोर्ड एग्जाम्स ट्रेनिंग, हमारे दिमाग में ये होता है कि किसी तरीके से शीटें भर दो। ठीक है। ये स्कूल और कॉलेज का माइंडसेट जो है ये आपने नबार्ड ग्रेड एग्जाम में बिल्कुल यूज़ नहीं करना, कि आप बस किसी तरीके से वर्ड लिमिट को फुलफिल करने के लिए लिखे जा रहे हो। नो, वॉट यू आर राइटिंग शुड बी रेलिवेंट। चाहे आप 400 वर्ड्स के आंसर में 250-300 वर्ड्स लिख दो। ठीक है। मैं आपको ये तक कह रही हूँ कि चाहे आप 250-300 वर्ड्स लिख दो, ठीक है, लेकिन वो रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है। पता चला आपने 400 के 400 वर्ड्स लिखे लेकिन उसमें रेलिवेंट कुछ भी नहीं लिखा, बस कहानियां बनाते चले गए, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। दैट विल नॉट मेक एनी सेंस एंड दैट विल नॉट फेच यू एनी मार्क्स। ठीक है। अगर आपको इशू आ रहा है, एंड अगेन अ डिस्क्लेमर हियर, अब ये मत सोच लेना कि हर 400 वर्ड को आपको 250 वर्ड्स में निपटा देना है। नो, ये अप्रोच भी नहीं यूज करनी है। बट अगेन व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आपको रेलिवेंस पे ध्यान रखना है ओवर क्वांटिटी। ठीक है। व्हाट यू आर राइटिंग शुड बी रेलिवेंट टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का ये अप्रोच होता है दैट दे डोंट राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, दे राइट व्हाट दे नो। जो उन्हें आता है वो बताते हैं रादर देन कि जो पूछा गया है। ठीक है। तो आपने वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में आपको वर्ड लिमिट जो है उस पर स्टिक करना है। ठीक है। ये यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इट्स नॉट 150 टू 200 वर्ड्स, इट्स 400 एंड 600 वर्ड्स। जो हमारे 10 मार्कर्स होते हैं उनमें आपको 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, और जो 15 मार्कर्स होते हैं वहां पर आपने 600 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ठीक है।
उसके बाद में वैल्यू एडिशंस का आपने ध्यान रखना है, और अगेन ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इन एलिमेंट से आपको अपने आंसर्स को एलिवेट करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आप डेटा रिपोर्ट्स यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज को यूज कर सकते हो, कोई स्कीम है, कोई स्टेट का इनिशिएटिव है, कोई इंटरनेशनल मॉडल है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में एक और चीज जो आपने अपने आंसर में ध्यान रखनी है वो है की वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, कि हर एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, जो उसमें मेन चीज आपसे पूछी गई होती है ना, उससे रिलेटेड कुछ की टर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्कीम्स की बात करी जाए तो लास्ट माइल डिलीवरी, ग्रास रूट लेवल, या अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी जा रही तो डिजिटल डिवाइड, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये कुछ की टर्म्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर थीम से रेलिवेंट होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे फ्रेजेस आपके आंसर में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज बैलेंस्ड एंड एथिकल टोन। आपने यहाँ पर पर्सनल ओपिनियंस बिल्कुल भी नहीं देने हैं, ठीक है। आपके जो भी पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं वो आपने आंसर में एक्सप्लेन नहीं करने हैं, ठीक है। आपके आंसर में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए, अब आपको लगेगा कि मैम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स तो सब्जेक्टिव हैं, इसमें ऑब्जेक्टिविटी कैसे मेंटेन करें? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब एक डिस्क्रिप्टिव आंसर में इस बात से है कि जो बात आपसे पूछी गई है आप सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो आता है आप उस हर बात को बोले जा रहे हो, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरी चीज आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात करनी है। आपने कोई भी अनएथिकल चीज, कोई भी शॉर्टकट या कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट जाती हो, ठीक है। उसके बाद में आता है जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आप सोल्यूशंस और वे फॉरवर्ड देने की कोशिश करो, ठीक है, कि जो भी हम आगे फर्दर क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमसे चैलेंजेस भी पूछे गए किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उन चैलेंजेस के बाद में वे फॉरवर्ड जरूर देना है। आपका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नोट के ऊपर यहाँ पर एंड होना चाहिए, रादर देन कि वो बहुत ही वेग तरीके से जो है यहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड दैट वेगनेस, यू हैव टू गिव अ सोल्यूशन और अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात करी कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर आंसर के अंदर, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि एक अच्छा आंसर क्या होता है एक आंसर के रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, राइट। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि एक अच्छा आंसर किस तरीके का दिखेगा। सो हियर आई एम ओपनिंग अ आंसर फॉर योर रेफरेंस, और ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नबार्ड के एक फेज 2 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सो इट इज हियर फॉर योर रेफरेंस। सो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया हैज सीन अ फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2014 टू 2024, व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड द आउटकम्स ऑफ दीज एफर्ट्स, ठीक है। अब हमें पहले तो ये देखना है कि इस आंसर को हम किस किस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और अगेन, प्रैक्टिस से आपके दिमाग में ये चीज जो है डिफाइन हो जानी चाहिए, या ये चीज बन जानी चाहिए कि जब आप एक पर्टिकुलर आंसर को देख रहे हो, ठीक है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं इसमें क्या क्या लिखूंगा और क्या क्या मेरे स्टेप्स होंगे, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि एक रूपरेखा जो आपके आंसर की है वो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपने देखा, जस्ट वेट, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इंडिया हैज सीन अ फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे मेन जो टर्म है ना वो है यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आपने इस टर्म को डेफिनेटली डिफाइन करना है, ठीक है। व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड द आउटकम्स। तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करनी है और उनके क्या आउटकम्स हैं उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो हमें इस आंसर में एड्रेस करनी ही करनी है, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली द वल्नरेबल एंड द लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन किया, जो हमसे मेन चीज यहाँ इस आंसर में पूछी गई है, ठीक है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तो पहले मैंने आपको बताया कि क्या इशू आता है स्टूडेंट्स को जब वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड बट दैट वाज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, जो भी मेन थीम पूछी गई है उसको एक्सप्लेन करके या उससे रिलेटेड कोई डेटा दे करके, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस 2014 इंडिया हैज विटनेस्ड अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन लैंडस्केप, ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने कोई डेटा यूज नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट और भी अच्छा हो सकता था अगर आपके पास इस बात के रिलेटेड कोई भी डेटा हो कि 2014 ऑनवर्ड्स जो है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से बढ़ा है। ठीक है, इस तरीके का डेटा आपको बजट या इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में, सॉरी नॉट बजट। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में इस तरीके का डेटा आपको मिल सकता है कि 2014 ऑनवर्ड्स किस तरीके से हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का लैंडस्केप है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, किस किस चीज़ों के थ्रू हुआ है? इट इज़ ड्रिवन बाय टारगेटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, डिजिटल इनोवेशन एंड रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4-5 लाइंस में एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद में ये जो है ना, ये है हमारी कनेक्टिंग लाइन, द की इनिशिएटिव्स एंड देयर आउटकम्स आर आउटलाइन बिलो। कि यहाँ पर अब हमसे आंसर में क्या, सॉरी क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा गया था, व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये हमने एक कनेक्टिंग लाइन बना दी कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से ये इस तरीके का हमें लैंडस्केप चेंज देखने को मिला है। ठीक है, सो हियर यू आर एक्सप्लेनिंग दोज स्कीम्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि आप पॉइंट वाइज में लिखिए, पर आप उसको शॉर्ट पैराग्राफ्स भी बना सकते हो। हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट कि मैंने सारे जो स्कीम्स है ना उनको यहाँ पर एक पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है। ठीक है, कि पहला है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर हमने लिखा है डीबीटी और आधार ट्रांसफर। ठीक है, पॉइंट्स हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन उनको फर्दर हमने एक्सप्लेन एक पैराग्राफ बेस्ड फॉर्म में किया है। अगेन यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये स्कीम क्या है, लॉन्च्ड इन 2014, इट एम्ड एट यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग। ठीक है, अगेन एक छोटे से लाइन के अंदर हमने इस पूरी योजना को, इस पूरी स्कीम को एक्सप्लेन कर दिया। उसके आगे हमने यहाँ पर एक डेटा यूज किया। नाउ दिस डेटा कि यस दिस स्कीम हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस बात को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर एक डेटा पॉइंट को यूज किया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय वैल्यू एडिशंस, दिस इज व्हाट आई मेंट हाउ टू यूज द डेटा इन योर आंसर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा यूपीआई। ठीक है, अब यूपीआई लॉन्च इन 2016, इट इनेबल्ड सीमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस। एक जेनेरिक आंसर जो होगा ना, जिस आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक स्टूडेंट यहीं पे रुक जाएगा या ऐसी ही कहानियां आगे लिखेगा। ठीक है, लेकिन एक जो अच्छा आंसर होगा उसके अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया जाएगा। इन 2024 मंथली ट्रांजैक्शन क्रॉस 12 बिलियन, सिग्निफाइंग मास अडॉप्शन ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स। तो आपने एक रेलिवेंट डेटा, एक रेलिवेंट फैक्ट जो है वो भी साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर कि अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम हम हर एक पॉइंट के लिए कहाँ से डेटा लेकर आए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इस तरीके से पॉइंट लेकर आना। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, हमारी तरफ का एफर्ट। आप जब अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं फेस टू एग्जाम के लिए, उसी टाइम पर आप इंश्योर कीजिए कि आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से हर एक जो आपका सिलेबस टॉपिक है उस के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर लें। तो एक तो इससे हमारी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, और दूसरी चीज, अगर एक आधा पॉइंट में आप कोई डेटा या फैक्ट नहीं भी दे पाते हो, देन इट इज कंप्लीटली फाइन, राइट। उसके बाद में आता है हमारा इस तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या बेनिफिट, सॉरी क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन एफर्ट्स के आउटकम क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में आउटकम्स भी पूछे गए थे। ठीक है, तो अब हम आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। तो अगेन कि आपने सब हेडिंग्स डालनी है। ठीक है, आपने आउटकम्स डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देने, इस तरीके से आपने अपने आंसर्स में सब हेडिंग्स डालनी है। उसके बाद में जैसे पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया, अगेन दिस इज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट विच आई टोल्ड यू नॉट टू कमिट दिस। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 7 तक, 5 6 7 हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया। तो एज एन इवेल्युएटर, अभी जब आप भी इस आंसर को देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप नहीं आंसर को वो कर पा रहे हो कि कितने पॉइंट्स लिखे, पर यहाँ पर दिख रहा है अच्छा बच्चे ने 7 पॉइंट्स लिखे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है 1 2 3 यूज करना है रादर देन यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद में आउटकम्स, बैंकिंग पेनिट्रेशन, क्या बैंकिंग पेनिट्रेशन रही, अगेन आपने एक फैक्ट एक डेटा के थ्रू एक्सप्लेन किया। विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल रेवोल्यूशन, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक एस्पेक्ट से, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकिंग का रोल होता है, हमने किया। विमेन एम्पावरमेंट हमने किया, सोशल पर्सपेक्टिव हमने यहाँ ले लिया। डिजिटल रेवोल्यूशन एक हमने टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ ले लिया। एफिशिएंट वेलफेयर डिलीवरी, ठीक है, ये हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू बात कर लिया कि गवर्नमेंट के जो करप्शन के थ्रू पहले लीकेज
लीकेज होती है गवर्नमेंट फंड्स ट्रांसफर में, अब वो नहीं होती है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि इकोनॉमी इज गेटिंग फॉर्मलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस एंड पेंशन कवरेज। तो एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से हमने आउटकम्स को लिखा कि हर एक सेगमेंट के लिए या हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्या इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के आउटकम्स रहे। तो इस तरीके से आपने अपने आंसर के अंदर एक मल्टी डायमेंशनैलिटी जो है वो इंश्योर करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आप कंक्लूजन में देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियाज जर्नी फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन टू नियर यूनिवर्सल इंक्लूजन बिटवीन 2014 एंड 24 वाज रिमार्केबल, ठीक है, ओके। The synergy between digital infrastructure, targeted government schemes, and regulatory support has not only enhanced access to the financial services but also contributed to the empowerment, equity, and economic resilience. ठीक है, ये है हमारे पूरे आंसर की समरी, ठीक है, कि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे, स्कीम्स क्या क्या थी, ठीक है, रेगुलेटरी सपोर्ट क्या क्या था, और उसके बेसिस पर हमें क्या देखने को मिला उसे हमने यहाँ पर मात्र 2 से 3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से फॉर्मेट में ये भी बताया कि गोइंग फॉरवर्ड हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड एड्रेसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डीपनिंग द यूजेज बियॉन्ड अकाउंट ओनरशिप रिमेन क्रिटिकल फॉर द होलिस्टिक फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग वे के अंदर आपके इस क्वेश्चन का आपने एंड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज वॉट अ गुड आंसर लुक्स लाइक, राइट। तो अगेन जैसे आपने पीडीएफ से सारे वो पॉइंट्स जो हैं उनको डाउनलोड करके रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, आपने वो टिक करते जाने हैं अपने पर्टिकुलर आंसर को इवैल्यूएट करते वक्त कि हाँ ये मेरे आंसर में ये पॉइंट एड्रेस हो रहा है, ये पॉइंट एड्रेस हो रहा है। इसी तरीके से आपने इस पर्टिकुलर आंसर को भी अपने सामने रखना है एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। नाउ लेट अस सी कि how can EduTap help you? So if you are somebody who want any help from our side, then there are dedicated courses that we have launched for the NABARD Grade A exam, right? So in this course, in these courses, we are providing you three type of courses basically: the phase 1 and phase 2 test series. So if you are somebody who only wants to practice, so there is a phase 1 and phase 2 test series which you can avail. Apart from that, there is a phase 2 plus interview course also, that is a silver course, and there is a gold course wherein we provide you the phase 1, phase 2 and the interview preparation. So students, I hope this video was helpful for you. If so, then please do let me know, and in the comment section below I'll try answering as many comments as possible. On this note, I'm ending this video here. Thank you so much, and I wish you all the very best for your future preparation. Thank you.